भूकंप के क्या कारण, अर्थ, सबसे पहले कि भूकंप का अर्थ क्या है, तो भूकंप किसे कहते हैं, तो भूपृष्ठ पर कंपन यानी क्रस्ट पर जो भी कंपन होता है उसे हम भूकंप के नाम से जानते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या नेचुरली हो। आगे बढ़ते हैं। भूकंप का मूल क्या होता है, फोकस जिसे कहते हैं, अधिकेंद्र, एपिसेंटर क्या होता है, ये वह स्थान होता है जहां पर सबसे पहले हम भूकंप के झटके महसूस करते हैं। इस स्थान से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे हमें भूकंप की जो तीव्रता है वो कम नजर आती है। यानी सबसे ज्यादा भूकंप का जो झटका है इसी अधिकेंद्र पर, यानी अगर यहाँ पर 10 है, इससे जैसे जैसे दूर जाएंगे तो वहां पर आपको भूकंप की तीव्रता कम नजर आएगी। 9 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, इस प्रकार से धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये जो मार्किंग होती है ये रिक्टर स्केल पर की जाती है और रिक्टर स्केल के आधार पर इसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण ज्ञात किया जाता है। कहाँ, किस प्रकार से, तो भूकंप का केंद्र जहां से भूकंप शुरू होता है वह उसका फोकस, अवकेंद्र या जिसे भूकंप का मूल कहते हैं, यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पर हमारा एपिसेंटर होता है जिसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। और अधिकेंद्र से यहाँ से जहां से भूकंप शुरू होता है वहां से वेव्स निकलती हैं। तो वेव्स जो निकलती हैं उसको 3 भागों में हम बांटते हैं, पी और एस। पी और एस प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स यहाँ से निकलती है। उसके बाद थर्ड वन जो होती है जिसे कहा जाता है लव वेव्स या धरातलीय तरंगे, वो यहाँ से मूव करती हैं धरातल के अलग अलग हिस्सों पर। तो इंटरनली जो वेव्स होती है वो पी एंड एस होती है, और एल वेव जो होती है वो एक्सटर्नली होती है यानी धरातल के ऊपर चलती है। तो सिस्मिक वेव्स जो होती हैं वो चलती है, और सिस्मिक वेव्स की जो काउंट होती है उसके आधार पर हम उसके परिमाण यानी उसके मैग्नीट्यूड को जानते हैं। आगे बढ़ते हैं कि कितना, 9 या 9 से अधिक मैग्नीट्यूड का अगर भूकंप रहेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान रहेगा। इस प्रकार का एक इक्विपमेंट होता है, ये केवल आइडेंटिफाई करने के लिए बताया गया है कि इस प्रकार का इक्विपमेंट होता है। अभी वर्तमान में कह सकते हैं कि लेटेस्ट जो इक्विपमेंट होते हैं, इस प्रकार का कोई पेंडुलम वहां पर आपको घूमता हुआ नजर नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर एक केवल दिखाने के लिए है कि इस प्रकार से एक पेंडुलम जो है कागज की शीट पर किस प्रकार से जो सिस्मिक वेव्स जो होती है उसको काउंट करते हैं। और सिस्मिक वेव्स को काउंट करने का जो मेथड है या जिस स्केल पर उसे काउंट किया जाता है उसे रिक्टर स्केल कहा जाता है। तो 0 से लगाकर आपके 9 तक की संख्याएं इसमें लिखी हुई है और इसके आधार पर इसका काउंट किया जाता है। आगे बढ़ें। ये हो चुका था सिस्मिक लाइन। हमने कहा था कि वेव सभी स्थान जहां पर समान तीव्रता, समान तीव्रता यानी मैग्नीट्यूड को जब हम काउंट करते हैं कि रिक्टर स्केल पर 4 मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक आया है तो 4 कहाँ कहाँ पर काउंट हो रहा है, उन सभी स्थानों को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे हम सम भूकंप रेखा या आइसोसिस्मल लाइन कहते हैं। इसी प्रकार से एक ही स्थान पर एक ही समय पर पहुंचने वाली जो तरंगों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे सम भूकंप या होमोसिस्मल लाइन कहा जाता है। ये प्रीवियस रहा। पी, एस एंड एल वेव्स किस प्रकार से रिएक्ट करती है, क्या नेचर रहता है। उसके बाद हमने इसके कॉजेज या उसके विभिन्न कारणों के बारे में बातचीत की कि क्या कारण है कि भूकंप आता है। तो भूकंप के विभिन्न कारक क्लियर हो चुके थे। प्लेट मार्जिन्स क्या होते हैं ये भी हमने साथ साथ पढ़ा। प्लेट मार्जिन्स के साथ साथ हमने नेक्स्ट की जो स्लाइड्स थी उसमें किस प्रकार से जो फॉल्ट होते हैं, तो फॉल्ट किस प्रकार से, थर्स्ट फॉल्ट फॉल्ट क्या होता है, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट क्या होता है और नॉर्मल फॉल्ट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया। कॉजेज में ज्वालामुखी क्रिया, जल का भार, आर्टिफिशियल अर्थक्वेक और प्लेट टेक्टोनिक्स ये कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भूकंप का वर्गीकरण, टाइप्स ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक। तो हम अगर टाइप्स की बात करें तो कई आधार हो सकते हैं, यानी किस बेसिस पे आप इसको बांटते हैं। तो बेसिस की बात करें तो सबसे पहले जैसे कि हम लोकेशन की बेसिस की बात करें, ठीक है, लोकेशन के बेसिस पे बात करें तो कुछ इंटरप्लेट हो सकते हैं और कुछ इंटरप्लेट हो सकते हैं। इंट्राप्लेट एंड इंटरप्लेट दोनों में क्या फर्क है हम समझ लेते हैं। हमने कहा कि जो हमारा अर्थ है
अर्थ पर विभिन्न प्रकार की प्लेट्स बनी हुई। प्लेट्स जो है दो प्रकार की होती है, एक ओशियनिक हो सकती है, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट हो सकती है। ऐसे अर्थक्वेक जो, जैसे हमने कहा कि जो अर्थक्वेक आते हैं वो प्लेट मार्जिन्स जो होते हैं वहां पर ही भूकंप आते हैं। जैसे कि दो प्लेटें अगर एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, या डाइवर्ज हो रही है, उस स्थिति में वहां पर भूकंप महसूस किया जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने कन्वर्ज जिस प्रकार से हो रही है दो प्लेट, मान लीजिए एक प्लेट यहाँ पर ओशियनिक प्लेट है, ये ओशियनिक प्लेट है, मान लीजिए पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक ओशियन की प्लेट है, और ये जो प्लेट है वो अमेरिकन प्लेट है जो कि एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो दोनों में जहां पर जो टकराट होगी तो वहां पर क्या होगा, कंपन महसूस होगा, और कंपन महसूस होगा तो वहां पर अर्थक्वेक आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि दो प्लेटों के जो विनाशात्मक किनारे होते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स जो होते हैं, वहां पर भूकंप आते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने स्थिति बताई है कि यहाँ पर जैसे कि इंट्राप्लेट और इंटरप्लेट। अब इंट्राप्लेट का अर्थ हो गया कि यहाँ पर इंट्राप्लेट कहलाएगा अगर इसी प्लेट के बीचों बीच ही अगर कहीं पर भूकंप आ रहा है, ना तो प्लेट डिस्ट्रक्टिव हो रहे हैं, ना कह सकते हैं कि वहां पर अब कन्वर्ज हो रही है, न ही वहां पर डाइवर्ज हो रही है। ऐसी स्थिति में उसी प्लेट के अंदर जब भूकंप आते हैं तो उसको हम इस प्रकार से बांट सकते हैं कि इंट्राप्लेट कौन से होंगे और इंटरप्लेट कौन से होंगे। इसी प्रकार से अगर हम उनका क्लासिफिकेशन करें कि आपकी जो एपिसेंटर की जो डिस्टेंस है, एपिसेंटर की डिस्टेंस की हम बात करें, जैसे कि हम बात करें कि हमने अर्थ का स्ट्रक्चर बनाया था, कि अगर हम ये अर्थ का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेस बना देते हैं, तो स्पेस का जो वर्गीकरण था उसमें सबसे ऊपर की जो लेयर थी उसे वो क्रस्ट कहता है। क्रस्ट, या फिर कह सकते हैं कि जो क्रस्ट है वो आपके सियाल का बना हुआ है, फिर है सीमा, और फिर देन है नीफे। ये है आपके SIAL सियाल। ये जो है ये है आपके सीमा, एंड देन सबसे इंटीरियर जो पार्ट है वो है आपका नीफे। ठीक है, तो 3 लेयर्स हमें देखने को मिलती है। सबसे ऊपर जो क्रस्ट है वो सीमा का ही भाग है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारा क्रस्ट है। तो अब हमने कहा कि यहाँ पर ये तो एक क्लासिफिकेशन जो हो गया, केमिकली जो क्लासिफिकेशन दिया था एडवर्ड स्विस ने। इसी का एक दूसरा क्लासिफिकेशन जो है वो कहता है कि ये जो भाग है इसको हम अलग कर लेते हैं, क्रस्ट, ठीक है। ऊपर का भाग हो गया क्रस्ट, क्रस्ट के बाद क्या है हमारा, मेंटल है, सही से नहीं लिखा जा रहा मेंटल, और सबसे बीच नीचे का जो भाग है उसे कहा जाता है कोर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हमने कहा कि लोकल अर्थक्वेक का अर्थ होता है कि आपके 1 किलोमीटर की गहराई तक के जो अर्थक्वेक आते हैं, 1 किलोमीटर, या फिर हम कह सकते हैं कि एपिसेंटर का जो डिस्टेंस है वो किस प्रकार से है, तो उसके बिहार पर 1 से 10 मैग्नीट्यूड का जो है वो अ, जो भूकंप है उसको लोकल अर्थक्वेक कहा जा सकता है। यानी उसका जो प्रभाव है किसी एक ही स्थान पर है, किसी जैसे पाली जिले के अंदर ही उसका प्रभाव रहा तो लोकल। रीजनल की बात करें तो उसका प्रभाव पूरे राजस्थान के अंतर्गत है। टेलीसिस्मिक का अर्थ है कि पूरे के पूरे महाद्वीप में उसका प्रभाव रहता है। फिर हम बात कर रहे हैं कि फोकल जो डेप्थ होती है, तो डेप्थ के आधार पर हम जो अर्थक्वेक होता है उस अर्थक्वेक का विभाजन कर सकते हैं। ऐसे भूकंप जो कम गहराई के होते हैं जिन्हें हम स्वेलो या उथले भूकंप कहते हैं। उथले भूकंप यानी कम गहराई वाले, यानी 1 से लगाकर या 0 से लगाकर 71 किलोमीटर की डेप्थ तक, यानी उसका जो फोकस है वो 71 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। तो एपिसेंटर सॉरी उसका जो फोकस है वो फोकस 71 किलोमीटर की डेप्थ पर ही पाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं शैलो डेप्थ वाले अर्थक्वेक। इंटरमीडिएट की बात करें तो 300 किलोमीटर की डेप्थ तक, 71 किलोमीटर से लगाकर 300 किलोमीटर की डेप्थ से जो अर्थक्वेक आते हैं उसे हम इंटरमीडिएट डेप्थ वाले अर्थक्वेक कहेंगे। और जो सबसे गहराई तक रहेंगे यानी अबव 300 किलोमीटर से अधिक गहराई वाले जो डेप्थ से जो जनरेट होंगे अर्थक्वेक, उन्हें हम डीप
अर्थक्वेक या प्लूटोनिक अर्थक्वेक कहेंगे। तो इस प्रकार से ये एक क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। फिर हम मैग्नीट्यूड की बात करें कि उसका रिक्टर स्केल पर कितना आकलन रहा। तो माइक्रो यानी छोटे-छोटे से भूकंप होते हैं, जिनका रिक्टर स्केल पर जो मापन रहता है 3 या 3 से कम। तो 3 से कम अगर मैग्नीट्यूड वाले जो भूकंप है, उनको माइक्रो कहेंगे। फिर इंटरमीडिएट जो 3 से 4.9 के बीच में है, मॉडरेट 5 से 5.9, स्ट्रॉन्ग 6 से 6.9, मेजर अर्थक्वेक 7 टू 7.9 और ग्रेट अर्थक्वेक की बात करें जो 8 रिक्टर स्केल से भी अधिक जो भूकंप आते हैं उसे हम ग्रेट अर्थक्वेक कहते हैं। यहाँ पर पूरी के पूरा कह सकते हैं कि शहर के शहर नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एक सामान्य सा वर्गीकरण हम इस प्रकार से कर सकते हैं। वन बाय वन हम क्लियर करते हैं। उद्गम की गहराई के आधार पर यानी हम डेप्थ के आधार पे बात करें कि जो अर्थक्वेक है कितनी गहराई से जनरेट हो रहा है। तो अर्थक्वेक की गहराई के आधार पर सबसे पहला जो भूकंप का जो प्रकार है वह है, पहले समझ लेते हैं कि सबसे पहले ये वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया। तो एक व्यक्ति है, जियोग्राफर है ओल्डहम ने इटली इटली में सबसे ज्यादा भूकंप आता है। 5,605 भूकंपों का अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि 90% जो भूकंप जो होते हैं उनका जो उद्गम केंद्र जो होता है भूपटल भूपटल यानी हमारा क्रस्ट होता है, क्रस्ट से 8 किलोमीटर से कम गहराई पर होता है। यानी 90% जो अर्थक्वेक आते हैं वो धरातल से 8 किलोमीटर की डेप्थ तक ही आते हैं। यानी 10% जो रहते हैं या बाकी के जो परसेंटेज रहते हैं वो काफ़ी अधिक गहराई वाले होते हैं। तो इसी प्रकार से उसको स्पष्ट किया है। उसमें से 8% यानी 8% जो भूकंप जो आते हैं वो धरातल से 8 से 30 किलोमीटर की गहराई से जनरेट होते हैं। इसी प्रकार से केवल 2% भूकंप ऐसे होते हैं जो 30 किलोमीटर से भी अधिक गहराई से निकलते हैं। इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो डीप अर्थक्वेक है, वो जो 300 किलोमीटर से अधिक डेप्थ से निकलते हैं या या इनकी अगर बात करें तो ये लगभग 2% है, ठीक है? और 8% जो होते हैं इंटरमीडिएट में रखे जा सकते हैं और जो शैलो डेप्थ वाले जो होते हैं, उनको हम 90% जो भूकंप होते हैं, वो इस प्रकार की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब तक लगभग 720 किलोमीटर की गहराई तक भूकंप के बारे में पता चला है। यानी अभी तक जितने भी जो भूकंप आए हैं, उसका जो केंद्र है यानी जो फोकस है, वो फोकस 520 किलोमीटर तक की गहराई तक का पता चल चुका है। तो यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ के पार्ट में अगर जाएँ, तो 700 किलोमीटर की डेप्थ को अगर हम काउंट करें, तो हमने कहा कि सबसे ऊपर हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट के बाद हमारा मेंटल है, मेंटल के बाद हमारा आता है कोर। तो क्रस्ट है या मेंटल, मेंटल और कोर की जो सीमा है वो आती है 2900 किलोमीटर के बीच में। जब ने हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ को पढ़ा था, तो आपने देखा था कि 2900 किलोमीटर की गहराई के बाद हमारा कोर शुरू हो जाता है। फिर यहाँ पर 5 किलोमीटर तक की 5000 यहाँ तक कोर और आउटर कोर और इनर कोर की बाउंड्री आ जाती है और 6771 71 किलोमीटर की डेप्थ तक हम बात करें, तो यहाँ पर आपके अर्थ का सेंट्रल पॉइंट आ जाता है। तो हम बात करें ज़्यादातर जो भूकंप आते हैं, वो कहाँ पर? क्योंकि मेंटल और कोर की जो सीमा है, ये तो पूरी की पूरी मेल्ट हो रखी है। ये पिघली हुई अवस्था में है। तो क्रस्ट का जो हिस्सा है, तो क्रस्ट के भाग में यानी जो क्रस्ट वाला हिस्सा है, उसी भाग से ही हमारे ज़्यादातर भूकंप आते हैं। क्यों आते हैं इस स्थान से? तो हम कह सकते हैं कि जो प्लेट मार्जिन्स होते हैं, वो कॉन्टिनेंटल प्लेट मार्जिन्स है, वो वहीं पर पाए जाते हैं। वहीं पर इन दोनों के बीच में टक्कर भी होती रहती है और दोनों ही क्षेत्र एक-दूसरे से दूर भी हटते जाते हैं। बढ़ते हैं आगे की स्लाइड में। उथले भूकंप, शैलो अर्थक्वेक, ऐसे अर्थक्वेक जो 0 से 70 किलोमीटर, ये रफली है 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर की डेप्थ से जो भूकंप आते हैं, यानी अगर हम कहें कि हमारे पृथ्वी के ऊपर अगर कोई भूकंप आ रहा है और हम कहें कि भूकंप का केंद्र कहाँ रहा, तो हम तो यहाँ पर खड़े हैं पृथ्वी के ऊपर, जो क्रस्ट का हिस्सा है, तो उसका एक फोकस होता है, फोकस जहाँ से भूकंप शुरू हुआ। ठीक है? यहाँ पर मैं पूरा बना देता हूँ, मैं यहाँ पर इस प्रकार से बात कर रहा हूँ। तो ये है हमारा
फोकस। अब फोकस कितना गहरा है या किस गहराई पर है, उस आधार पर हमने ये वर्गीकरण किया। तो अगर वो 70 किलोमीटर की डेप्थ से आता है तो उसे हम स्वेलो अर्थक्वेक कहेंगे या उथले भूकंप कहेंगे। ये साधारण भूकंप कहलाता है और इन भूकंपों से जान माल का अधिक नुकसान होता है। अधिक नुकसान क्यों होता है कि 70 किलोमीटर की डेप्थ तक ही हमारे सारे के सारे जितने भी जो स्ट्रक्चर हैं जो मैन मेड है, यानी मनुष्य ने जितने भी जो सांस्कृतिक और भूदृश्य बनाए हैं, कल्चरल लैंडस्केप जो बनाए हैं, वो इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इसलिए जान माल का अधिक नुकसान होता है। फिर बात करते हैं मध्यवर्ती इंटरमीडिएट वे भूकंप, जो 70 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की डेप्थ से आता है, वो इंटरमीडिएट कहलाता है। फिर होता है डीप अर्थक्वेक, जो भूकंप 300 से 720 किलोमीटर की गहराई से आता है, उन्हें हम गहरे भूकंप के नाम से जानते हैं, यानी ये अधिक गहराई वाले भूकंप होते हैं। ये रफली कह सकते हैं, मैंने कहा ना कि ये जो अलग अलग किताब पढ़ेंगे तो हम इस प्रकार से अलग अलग रूप में इसको देखेंगे। तो कई किताबों में आपको इस प्रकार से मिलेगा, तो रफली आपको साधारण भूकंप 50 किलोमीटर तक की गहराई तक मान सकते हैं, 50 से 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर भी ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं, तो वो इंटरमीडिएट हो जाएंगे। और 250 या 300 किलोमीटर से अधिक गहराई वाले जो भूकंप रहेंगे, उन भूकंपों को हम प्लूटोनिक या डीप अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। ये पातालीय भूकंप भी कहलाता है। हमने एक प्लूटोनिक जो वर्ड है एक जगह और पढ़ा है, ज्वालामुखी को पढ़ा था, तो पातालीय या प्लूटोनिक भूकंप कहते हैं। ये बहुत कम आते हैं, जैसे कि कहा था कि लगभग 2%, 8% ये रहता है, 90% यहाँ से आते हैं, और 2% जो भूकंप होते हैं वो प्लूटोनिक टाइप के होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उत्पत्ति के कारकों के आधार पर भूकंपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक्स बेस्ड ऑन ओरिजिनिंग फैक्टर। ठीक है, तो ओरिजिनिंग फैक्टर के आधार पर सबसे पहला जो है वो है नेचुरल अर्थक्वेक। अब नेचुरल अर्थक्वेक कौन से होंगे? जो नेचुरली प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जिसमें ह्यूमन का किसी प्रकार का कोई रोल नहीं रहता है। तो इस प्रकार के जो भूकंप आते हैं, उनके पीछे मुख्य जो कारण रहता है वो रहता है आपके इंडोजेनेटिक फोर्स जो होते हैं, या प्लेट मूवमेंट्स जो होती है, प्लेट टेक्टोनिक्स को देख लीजिए, या किसी प्रकार की अस्थिरता, आइसोस्टेटिक हो सकते हैं। तो हम इसको कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि रफली अगर हम बात करें तो ये वल्कनिक हो सकता है, टेक्टोनिक हो सकता है, आइसोस्टेटिक हो सकता है, प्लूटोनिक हो सकता है। यानी वे ज्वालामुखी के कारण आ सकते हैं। विवर्तनिक घटनाओं, जिसे टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहते हैं, दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज हो रही है या डाइवर्ज हो रही है, तो उस समय इस प्रकार के भूकंप शुरू हो सकते हैं। तो नेचुरल अर्थक्वेक को हम कहते हैं कि जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं, और इस प्रकार के जो भूकंप होते हैं वो अंतर्जात बलों द्वारा, अंतर्जात बहिर्जात बल कईयों को याद होंगे, कुछ नए जुड़े हैं उनको वापस बता देता हूँ। अंतर्जात बल यानी इंडोजेनेटिक फोर्स, वे फोर्सेज हैं जो अर्थ के इंटीरियर पार्ट से डेवलप होते हैं, और एक्सोजेनेटिक फोर्स जो होते हैं वो अर्थ के ऊपर वर्क करते हैं। इंडोजेनेटिक फोर्स जो होते हैं अर्थ पर मिसबैलेंस लाते हैं, बैलेंस को बिगाड़ देता है, कहीं पर खड्डा बना देता है, कहीं पर पर्वत बना देता है, कहीं पर पठार बना देता है। और जो एक्सोजेनेटिक फोर्स जो होता है उसमें बेसिकली आपके डेनुडेशन प्रोसेस को काउंट किया जाता है, जिसके अंदर आपके इरोजन, वेदरिंग, डिपोजिशन यानी अपरदन, अपक्षय, निक्षेपण, परिवहन, इन सभी कार्यों को शामिल किया जा सकता है। तो नेचुरल जो अर्थक्वेक है उसे हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो सबसे पहला जो भाग है आइसोस्टैटिक। आइसोस्टैटिक के अंतर्गत जो हमारा क्रस्ट है, उस क्रस्ट के बैलेंस में जब अव्यवस्था होती है, ठीक है, तो भूगर्भिक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं, और वलन पर्वतों के निर्माण के साथ, वलन पर्वत यानी जो फोल्डेड माउंटेन जो बनते हैं, उनके साथ साथ भूकंप भी आते हैं।
तो हिंदुकुश या हिंदुकोह भी कहा जाता है। 1950 में इसी प्रकार का भूकंप आया था। तो आइसोस्टैटिक प्रोसेस जो होती है किस प्रकार से होती है कि पर्वत कटता है, उसकी सामग्री जो कटी हुई है वो डिपोजिट होती है ओशन सी फ्लोर पर। ओशन सी फ्लोर होता है, उसका सबडक्शन होता है, वो नीचे की तरफ क्षेपित होता है और क्षेपित होने के बाद उसमें से मूवमेंट होती है, और जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट के कारण जो सियाल है, सॉरी जो सीमा है, उस सीमा से मेल्ट हुए पदार्थों का या जो मैग्मा है वो मूव करता है। तो इस प्रकार का जब भी मिसबैलेंस होता है या सम स्थिति में जब भी परिवर्तन आता है तो उस समय भूकंप महसूस किया जाता है। इसी प्रकार से दूसरा जो नेचुरली अर्थक्वेक है वो है वल्केनिक। वल्केनिक जो अर्थक्वेक रहेगा तो उस समय जब वल्केनिक इरप्शन होगा या ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उस समय कंपन होता है। कंपन क्यों महसूस होता है? मैंने प्रेशर कुकर का उदाहरण आपको दिया था जब हमने वल्केनो को पढ़ा था कि प्रेशर कुकर इस प्रकार से वर्क करता है। तो प्रेशर कुकर के अंदर हमने देखा कि प्रेशर कुकर में से जब गैस बाहर निकलती है या फिर उसका जो नोजल है जिसे हम सीटी कहते हैं, अगर वो सीटी ना हो या सीटी को हम ढक दें या सीटी पर एक लिमिट है कि उस लिमिट से ज़्यादा अगर प्रेशर आएगा तो जो सीटी है या जो नोजल है वो अप हो जाएगा। अगर देख लीजिए कि वो नोजल अगर नहीं निकलता है या ऊपर की तरफ नहीं जाता है तो क्या होगा कि उसमें से ब्लास्ट होने की संभावना रहती है। तो इसी प्रकार से जब भी ज्वालामुखी का विस्फोट कब होता है, ज्वालामुखी का जो इरप्शन होता है, तो जो गैस गैस जो होती है, वो बाहर निकलने के लिए नीचे जो क्रस्ट के नीचे वो क्या लगाती है? धक्के लगाती है। तो धक्के लगाने के कारण ऊपर का हिस्सा जब तक वो टूटेगा नहीं, तब तक वो धक्के लगाएगी। जैसे कि हमने प्रेशर कुकर का उदाहरण दिया कि जब तक पूरी की पूरी गैस बाहर नहीं निकलेगी, तब तक उसका जो नोजल है, थोड़ा-थोड़ा सा ऊपर-नीचे होगा। जब बहुत ज़्यादा गैस की मात्रा हो जाएगी, तो ऊपर की नोजल को वो हटाकर बाहर निकलेगी। तो वही सिचुएशन रहती है अर्थ के इंटीरियर पार्ट में। और जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो हमारा जो भूपृष्ठ है यानी हमारा जो क्रस्ट है, उसमें कंपन महसूस किया जाता है। तो विश्व के अधिकांश भूकंप जो है, वो ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं। अब ज्वालामुखी कहाँ आते हैं? ज्वालामुखी 2 प्रकार के होते हैं, एक सेंट्रल इरप्शन टाइप होता है, एक फिशर टाइप होता है। तो जहाँ पर भी प्लेट मार्जिन जो प्लेट मार्जिन्स है, ये प्लेटों के जो किनारे हैं, जहाँ पर 2 प्लेट कन्वर्ज होगी, वहाँ पर सेंट्रल इरप्शन होगा, और जहाँ पर 2 प्लेट डाइवर्ज होगी, अपसरित होगी, वहाँ पर फिशर टाइप वोल्केनिक प्रोसेस होगी, ये वोल्केनिक एरप्शन होगा। तो क्राकातोआ एक ज्वालामुखी जो फटा था, कटमई जो अलास्का में है, एटना, ये ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर ज्वालामुखी यानी वोल्केनिक इरप्शन भी हुआ है और वोल्केनिक इरप्शन के साथ-साथ वहाँ पर अर्थक्वेक भी आया। तो हमेशा जहाँ कहीं पर भी वोल्केनिक इरप्शन होगा, उससे ठीक पहले वहाँ पर अर्थक्वेक आने की संभावना रहती है। तो हम नेचुरली जो अर्थक्वेक पढ़ रहे हैं, उस श्रेणी में 2 कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट जो है, वो है द्वितलीय या प्लूटोनिक अर्थक्वेक। ऐसे जो भूकंप होते हैं, काफ़ी गहराई से होते हैं। 300 किलोमीटर से अबोव की जो डेप्थ से जनरेट होता है, यानी ऐसे अर्थक्वेक जिनका जो फोकस है, वो 300 किलोमीटर से अबोव की डेप्थ पे है, वे सारे के सारे अर्थक्वेक प्लूटोनिक कहलाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं विवर्तनिक टेक्टोनिक अर्थक्वेक। प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक्स में फॉल्ट बनते हैं, और जो फॉल्ट बनते हैं वो मूवमेंट। यहाँ पर प्लेट मार्जिन्स की बात है। मैंने कहा था 3 प्रकार के प्लेट मार्जिन्स, बार-बार कह रहा हूँ, याद रहेंगे। 2 प्लेट अगल-बगल से सरक जाती हैं, ट्रांसफॉर्म। जब 2 प्लेटें एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं, यानी अभिसरित होती हैं या कन्वर्ज होती हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव विनाशात्मक किनारा। और जब 2 प्लेटें एक दूसरे से अपसरित होती हैं, एक इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ जा रही है,
तो बीच में से रिज बनेगी, यानी यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहलाएगा या रचनात्मक प्लेट किनारा कहा जाएगा। इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है उसे अपसरित प्लेट किनारा भी कहते हैं, जहां पर दो प्लेट्स डाइवर्ज हो रही है, यहाँ पर हो रही है डाइवर्ज हो रही है, यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो ट्रांसफॉर्म होती है उसे हम संरक्षी किनारा कहते हैं, संरक्षी किनारा। जहां पर कन्वर्ज हो रही है तो उसे हम दोनों में टकराट होगी तो डिस्ट्रक्टिव या इसे विनाशात्मक कहेंगे। यहाँ पर होगा विनाशात्मक किनारा। तो सबसे ज्यादा जो भूकंप आएंगे वो इसी श्रेणी में आएंगे, और जहां पर दो प्लेटें डाइवर्ज हो रही है तो उसे हम रचनात्मक किनारा कहते हैं। तो ये प्लेट मार्जिन होते हैं जो प्लेट टेक्टोनिक्स के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। आगे बढ़ते हैं, विवर्तनिक भूकंप आते हैं। उदाहरण के तौर पर सैन फ्रांसिस्को, नॉर्थ अमेरिका, जापान, कैलिफोर्निया की इंपीरियल घाटी में इसी प्रकार के भूकंप आ चुके हैं। फिर है दूसरा जो है वो है आर्टिफिशियल अर्थक्वेक। ऐसे अर्थक्वेक जो मानवीय क्रियाओं से उत्पन्न होता है, यानी ह्यूमन मेड होते हैं, उन्हें हम कृत्रिम भूकंप कहते हैं। तो ऐसे भूकंप कब आएंगे? जब मनुष्य अपनी भूतल पर कोई, या भूतल के ऊपर या भूतल के नीचे कोई कार्य करेगा। भूतल के ऊपर यानी वो किसी भारी व्हीकल को चला रहा है, भूतल के अंदर जैसे कि उसने खनिजों का विस्फोट करने के लिए किसी प्रकार का ब्लास्ट किया है, या धरातल के ऊपर वो रेलगाड़ी चला रहा है, उसने परमाणु बम का विस्फोट किया है। तो एक ऐसी जो सिचुएशन है, उनसे जो अर्थक्वेक जनरेट होते हैं उन्हें हम आर्टिफिशियल अर्थक्वेक कहते हैं। बात करते हैं, ये है अर्थक्वेक डेंजर जोन्स है, सिस्मिक हैजार्ड का मैप है। सिस्मिक हैजार्ड के अंतर्गत जो जितना डार्क है उतना ही वहां पर खतरा है। देखिएगा ये यहाँ पर डार्कनेस बड़ी है, तो रेड कलर के जो भी है वहां पर खतरा ज्यादा है, वहां पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। तो अर्थक्वेक में देखिएगा, यहाँ पर हम प्लेट मार्जिन की बात कर रहे हैं, तो ये जो प्लेट है मैं रेड लाइन बना रहा हूँ, ये जो प्लेट है ये है हमारी पैसिफिक प्लेट, ये है हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये साउथ अमेरिकन प्लेट। हमें पता है कि ये कॉन्टिनेंट है, ये भी कॉन्टिनेंट है, और ये जो पैसिफिक ओशियन प्लेट है वो प्लेट है ओशियनिक प्लेट। और ओशियनिक जो प्लेट होती है वो कंटिनेंट वाली जो प्लेट होती है, यानी महाद्वीपीय प्लेट से भारी होती है, और दोनों ही प्लेटें जब एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज हो रही है, यानी ये एक दूसरे से यहाँ पर टकरा रही है, और जहां पर टकराएगी वहां पर जो महाद्वीपीय प्लेट है वो ऊपर रहेगी और महासागरीय प्लेट नीचे चली जाएगी। यानी महासागरीय जो प्लेट है, पैसिफिक प्लेट जो है, वो कंटिनेंट प्लेट के नीचे की तरफ क्षेपित हो जाएगी। तो यहाँ पर भूकंप आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है उसके किनारे किनारे आपको रेडनेस ज्यादा दिखेगी। इसी प्रकार से जो लैटिन अमेरिका के जो देश है, मैक्सिको, मैक्सिको के आसपास के क्षेत्र, ये कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के ऊपर वाशिंगटन, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर पूरा का पूरा अलास्का का जो क्षेत्र है, कटमई वगैरह क्षेत्र है, यहाँ पर पूरा का पूरा रेडनेस आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। फिर हम बात करते हैं, इस प्लेट की बात करते हैं, तो ये है आपकी यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। और ये जो प्लेट है वो है आपके इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यहाँ पर भी मूवमेंट हो रही है, तो जहां पर दो प्लेटें टकराती हैं, तो इराक, ईरान, आपके पामीर नॉट जो है उसके आसपास के क्षेत्रों में, चीन, हिमालय के क्षेत्रों, इन सभी में आपको भूकंप देखने को मिलता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपके ये जो प्लेट है, ये प्लेट है आपकी एशियन प्लेट या यूरेशियन प्लेट, और इसके नीचे की तरफ यहाँ पर पैसिफिक प्लेट है, और इन दोनों के बीच में कौन सा आया हुआ है? यहाँ पर जापान। जापान में दिन में लगभग 4-5 भूकंप महसूस किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सिस्मिक बेल्ट है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भूकंप कहाँ आ रहा है। तो भूकंप हमेशा प्लेट मार्जिन पे ही आते हैं, जहां पर दो प्लेटें आपस में टकराती हैं या आपस में एक दूसरे से दूर जाती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इस अर्थक्वेक का एक ग्लोबल मैप है। इस अर्थक्वेक के ग्लोबल मैप को अगर देखें तो विश्व में जितने भी जो भूकंप आए हैं, तो हम बात करें कि भारत की बात करें या इंडोनेशिया की बात करें, तो इंडोनेशिया में यहाँ पर देखिए 6.9
मैग्नीट्यूड का यहाँ पर आया। इंडोनेशिया में यहाँ पर 5.5 का है, इंडोनेशिया में देखिए 6.5 का है। फिर इसके बाद फिलीपींस में 6.1 का, फिलीपींस में ये 6. ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये डेट दे रखी है 26 जुलाई 2019 की बात है। चाइना की बात है तो 5.8 मैग्नीट्यूड का है, ये भी 2019 का भूकंप है। तो ये भूकंप बताए गए हैं अलग अलग मैग्नीट्यूड के। जो मैग्नीट्यूड में अगर कलर के हिसाब से देखेंगे या प्ले, ये देखिए जो 7 मैग्नीट्यूड से भी ज्यादा, यानी जो गुलाबी रंग के है या पिंक कलर जहां कहाँ पे दिख रहा है आपको, वहां पर सबसे भयंकर भूकंप आए हैं। तो यहाँ पर पेरू का भूकंप यहाँ देख लीजिए, इसी प्रकार से कैलिफोर्निया का क्षेत्र, यहाँ पर आप देखेंगे तो पापुआ न्यू गिनी का जो क्षेत्र है वहां पर, फिलीपींस का जो क्षेत्र है वहां पर भी बड़े बड़े से भूकंप देखने को मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। ये बेल्ट, ठीक है, इसी बेल्ट को अगर हम वापस देख लेते हैं तो यहाँ पर जो रेडनेस है वहां पर आपको सबसे ज्यादा भूकंप। अब यहाँ पर ग्रीन कलर में आपको प्लेट मार्जिन दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर एक प्लेट में, ये आइसलैंड से लगाकर ये एक बेल्ट है। यहाँ पर एक तो बेल्ट है ये, यानी इसको मैं यहाँ पर बी लिख देता हूँ। ए जो है वो यहाँ पर रिंग ऑफ फायर जाती है, रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो ये हमारा ए, और पैसिफिक का दूसरा जो हिस्सा है यहाँ से वापस निकलता है इस तरफ से, ये भी पैसिफिक है, पैसिफिक ओशन है, देखिए नॉर्थ पैसिफिक ओशन, और ये है साउथ पैसिफिक ओशन। तो जब हम अर्थक्वेक के डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये एक बेल्ट है, पैसिफिक ओशन बेल्ट, जिसे हम रिंग ऑफ फायर बेल्ट कहते हैं। दूसरा जो बेल्ट है वो मिड अटलांटिक रिज का जो बेल्ट है, यहाँ पर दो प्लेटें कन्वर्ज, यहाँ पर देख लीजिए ये प्लेट इस दिशा में मूव कर रही है और ये दिशा इस दिशा में, ये प्लेट इस दिशा में मूव कर रही है, यानी यहाँ पर दो प्लेटें आपस में टकराएगी। ये जो हिस्सा है जो मिड अटलांटिक रिज है, वहां पर अब दोनों प्लेटें डाइवर्ज हो रही है। तो डाइवर्ज हो रही है तो बीच में से, आपके समुद्र के बीच में से मैग्मा बाहर निकलता है और यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला बनी है जिसे रिज कहा जाता है या कटक कहा जाता है। इसी प्रकार से तीसरा जो बेल्ट पढ़ेंगे वो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है और इंडोनेशिया तक फैला हुआ है, जिसमें भारत का बेल्ट, इसे हम इंट्रा कंटिनेंट प्लेट भी कह सकते हैं या मध्य महाद्वीपीय अर्थक्वेक रीजन के नाम से जानते हैं। तो ये बेल्ट भी आ जाएंगे आगे की जो स्लाइड्स रहेगी। अब भूकंप का विश्व वितरण क्या रहेगा उसको हम कल की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। 3 मिनट का समय है, 3 मिनट में जितना हो सकता है तो उसको हम क्लियर करते हैं। तो भूकंप का जो विश्व वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक इन द वर्ल्ड की बात करें तो सबसे पहले हम ओशनिक, जो सबसे पहला पार्ट है प्रशांत महासागरीय या पैसिफिक ओशन बेल्ट, जिसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं आपको अच्छी तरीके से समझाया गया था जब हमने वल्केनो को पढ़ा था। तो ये आपके यहाँ पर अंटार्कटिका में एक एल्ब्रूज है, एल्ब्रूज से लेकर आपके एंडीज पर्वत के सहारे होते हुए मिडिल अमेरिका से कैलिफोर्निया, अलास्का, फिर कटमाई जापान से होते हुए फिलीपींस, फिलीपींस से थोड़ा सा इंडोनेशिया मलेशिया का भाग, और यहाँ से लेके हुए सीधा आपके न्यूजीलैंड तक, ये जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वहां पर भूकंप और ज्वालामुखी दोनों ही घटनाएं घटित होती है। ज्वालामुखी घटनाएं ज्यादा घटित होती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आसमान से या फिर आग अग्नि की कोई माला पहना दी गई है, तो इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। यानी जो मैंने रेड लाइन खींची है उसके सारे आपको असंख्य ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे, और जहां कहीं पर भी ज्वालामुखी है इसका मतलब वहां पर भूकंप भी होंगे। तो बात करें, ये विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र है। द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट अर्थक्वेक बेल्ट, द सिक्किम पैसिफिक सिस्मिक बेल्ट कहा जाता है, इज फाउंड अलोंग द रिम ऑफ द पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन के चारों तरफ इस प्रकार का बेल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अटेंडेंस फॉर्म भी मिल जाएगा आपको, वेट कीजिए। यहाँ भूकंप प्राय सागरीय तट
यानी ओशनिक जो बेल्ट है जहाँ पर प्रशांत महासागर का तट है, वह नवीन वलतीय पर्वतीय क्षेत्र है, यानी न्यू फोल्डेड जो माउंटेन रीजन है उनमें मिलता है। तो यहाँ पर फोल्डेड माउंटेन मिलता है, एक तो मिलेगा आपको नॉर्थ अमेरिका में एंड रॉकीज मिलेगा, और साउथ अमेरिका में आपको एंडीज देखने को मिलेगा। प्रमुख भूकंपीय क्षेत्रों की बात करें इस बेल्ट में, तो जापान, फिलीपींस, कोरल द्वीप, कैलिफोर्निया, चिली, मैक्सिको, न्यूजीलैंड और अलास्का इसमें शामिल है। और यहाँ पर स्थित जापान में प्रति वर्ष लगभग 1500 से अधिक भूकंप देखने को मिलते हैं। द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट अर्थक्वेक बेल्ट है, ठीक है। 81% जो भूकंप है वो यहाँ पर इसी बेल्ट में आते हैं, और इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। ये है आपका बेल्ट, बाकी का नहीं हो पाएगा। फॉर्म ग्रुप में ही तो पड़ा है, आप वहां से कलेक्ट कर लेते हैं। चलिए मैं आपको